मैया के लकड़बग्घों और पापा की परियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हमारे चैप्टर सेल साइकिल और सेल डिवीजन का 6th लेक्चर अबाउट मायोसिस 2, जिसमें हम लोग प्रोफेज 2 टू टेलोफेज 2 तक पढ़ेंगे और अब तक का जो सब कुछ हुआ है उसको भी हम एक 20 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मायोसिस 2 क्या रहता है? मायोसिस 2 इज नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन, होमोटिपिक डिवीजन। यहाँ अब इसको इक्वेशनल या होमोटिपिक डिवीजन कहते हैं क्योंकि हमारे पास अब ये कैसा है, ये n है, ये आगे जाके ये n और n ही बनाएगा। वेयर एज आपका जो मायोसिस 1 था, मायोसिस 1 में 2n था, उसने नाइंसाफी करते हुए n बनाया, और ये क्या इंसाफ करते हुए सिर्फ n ही बनाएगा, ये 2n से n बनाएगा, इसलिए इसको रिडक्शनल बोलते थे। ठीक है ना जी। चलिए, तो is known as homotypic division. It starts after interkinesis. Interkinesis हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था। आपके 4 डॉटर सेल्स एट एंड, 4 फेजेस रहते हैं इसमें, 4 डॉटर सेल्स एट एंड, 4 फेज 1, 2 फेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ठीक है ना जी। चलिए, लास्ट 5 मिनट, एकदम 10 मिनट का लेक्चर बचा, ध्यान दीजिए एकदम। प्रोफेज वन की बात करें, इट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के इमीडिएटली आफ्टर ये आपके शुरुआत होती है, यानी आपके जो हैप्लॉइड डायड सेल्स बनते हैं उनके साइटोकाइनेसिस के लगी बात शुरू होती है। बिफोर क्रोमोसोम्स आर फुल्ली एनलार्ज्ड, before chromosomes are fully enlarged. It is similar to meiotic prophase 1. Towards the end of this phase, the chromosome before compact and the nuclear membrane disappear. यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होता है, पहले कॉम्पैक्ट हो जाता है फिर डिसअपियर हो जाता है। स्पिंडल अपैरेटस की एस्टेब्लिशमेंट होती है। इसमें क्या क्या अलग होता है, इसमें अलग ये होता है कि यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर डिसअपियर हो जाता है, और सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स की सिनेप्टिक अपैरेटस की एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। मेटाफेज 2 की बात करें, क्रोमोसोम अलाइनमेंट टू एट इक्वेटोरियल प्लेट। द क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट, स्पिंडल फॉर्म फाइबर्स फ्रॉम द अपोजिट पोल अटैच टू द काइनेटिक कोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड। स्पिंडल फाइबर, मैंने बताया था मेटाफेज में यही काम होता है। सारे मेटाफेज में, आपके मायोटेटिक मेटाफेज में, मायोटिक प्रोफेज 1 के मेटाफेज में और आपके प्रोफेज 2 के मेटाफेज में भी यही काम होता है कि आपके जो सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटिक कोर को स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है, यही काम होता है। क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमेटिड्स ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम, ऐसा, अच्छा ये ऐसा लिखा है वो, सॉरी, बराबर। फिर आता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 क्या कहता है, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स इन कांटेक्ट ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। एनाफेज 2 के जैसा, एनाफेज मेटोटिक एनाफेज के जैसा ही होता है। सिर्फ एक आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एक चीज एक याद रखिएगा कि क्या एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं? क्या नहीं होते, हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा था। यहाँ देखिए, एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड डोंट डिवाइड, सेंट्रोमियर डोंट डिवाइड, यानी सिस्टर क्रोमेटिड एक जुड़े एक साथ रहते, हम साथ साथ रहते हैं। ठीक है ना जी। Each chromosomal at the pole with only one chromatid. Each chromosomal at the pole with only one chromatid. Telophase 2. Reappearance of the nucleus and the nuclear membrane. Chromosome undergo division. Cell organelles reappear. 2 daughter cells nuclei are formed. साइटोकाइनेसिस होता, अतः 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। इस तरह से टेलोफेज 2 भी खत्म और ये चैप्टर भी खत्म। हमने अब इसका चैप्टर का क्विक रिवीजन करने वाले हम लोग। अब एकदम कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। ठीक है ना जी। तो इंट्रोडक्शन में क्या देखा था, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल साइकिल, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम होता है, पहले से सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, सिंथेसिस ऑफ अदर कंपोनेंट ऑफ द सेल, डिवीजन ऑफ डॉटर सेल होता है। जीनोम, द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोम। सेल ग्रोथ, इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है ना जी, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसको हाँ, cell growth is the continuous process. The process of the cell growth is controlled by the gene and is known as genetic control. फिर इसके बाद फिर इसके बाद क्या आता है, हेमैन जीनोम एज ए नाइट्रोजिनस बेस। टाइप्स ऑफ सेल ग्रोथ, आपका सेल डिवीजन के अगर टाइप्स देखिए तो होता है इनडायरेक्ट सेल डिवीजन और डायरेक्ट सेल डिवीजन। इनडायरेक्ट सेल डिवीजन कैसा, न्यूक्लियर चेंजेस इसमें होती है। इनडायरेक्ट सेल डिवीजन में कोई न्यूक्लियर चेंजेस नहीं होते। फिर उसके बाद माइटोसिस, मियोसिस और अमाइटोसिस। माइटोसिस में 1 का 2, 1 का 2 होता है, और मायोसिस में 1 के 2, 2 के 4 होते हैं। अगर आप माइटोसिस केस में देखें तो इसके एक पूरा 2 फेजेस रहते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज जो होता है, एम
फेज जो होता है आपका काइरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के का कॉम्बिनेशन से बनता है। ह्यूमन सेल्स जो होता है यूकैरियोटिक कल्चर, यूकैरियोटिक in नेचर होता है। ह्यूमन सेल डिवीजन 24 घंटे में होता है। ईस्ट का 90 मिनट में डिवीजन होता है। सेल साइकिल में इंटरफेज में G, S, G0 और आपका G2 और G0 आता है। वेयर एम फेज में प्रो मेटा एनाटिलो ये आता है, ठीक है ना। और साइटोकाइनेसिस इसका तोड़ने का काम, यानी इंटरफेज में क्या होता है 95% आपका 95% होता है माइटोटिक सेल साइकिल का रेस्टिंग फेज, क्योंकि कम बदलाव होते हैं। प्रेपरेटरी फेज क्योंकि डिप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम डीएनए रिप्लिकेशन एक्सेट्रा होती है। एनर्जी फेज इसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। साइड सी बात है, जेरोक्स मशीन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। G1S, G2, G0 फेज होती है इसका सब फेजेस, ठीक है ना जी। G1 फेज का क्या होता है, G1 फेज का G का मतलब होता है गैप, क्योंकि ये आपके S और आपके M के बीच का गैप, तो सबसे पहले गैप को हम G1 कहेंगे। इस लॉजिक से इसका नाम G1 है। ग्रेविटी इट इज द ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ एंजाइम ऑफ ग्रोथ एंजाइम हेतु आपके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। इन सब के ग्रोथ यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और साइटोप्लाज्म के ग्रोथ हेतु आपके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, जिससे आपके अदर प्रोटीन आपके आरएनए की सिंथेसिस में भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का काम आता है। फिर उसके बाद अगला तो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द इंटरफेस होता है कि 8 से 12 घंटे होता है। अगर यानी आपके पूरा सेल साइकिल जो 24 घंटे का होता है उसमें 8 से 12 घंटे आपका G1 फेज ही ले लेता है। फिर उसके बाद क्या आता है मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट। एक इसकी एम्बिग्विटी है, एनसीईआरटी कहता है मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट। बहुत सारी बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है जो कहती है कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डू नॉट डुप्लीकेट ओवर हियर। फिर उसके बाद अगर एक चेक पॉइंट रहता है G1 चेक पॉइंट, अगर आपका सेल आगे डिवाइड करना चाहता है तो वो G1 चेक पॉइंट को पास करेगा, S में जाएगा, और नहीं करना चाहता है तो वो G0 में चला जाएगा, ठीक है ना जी। आता है अगला एस फेज, मोस्ट वेरिएबल फेज रहती है डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें अगर न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन हो तो वो आपका यूकैरियोट रहता है, पर अगर आपके साइटोप्लाज्म में डीएनए रेप्लिकेशन हो तो वो प्रोकैरियोट रहता है। प्रोकैरियोट यानी साइटोप्लाज्म में डीएनए रेप्लिकेशन, यूकैरियोट यानी इसका डीएनए रेप्लिकेशन आपका न्यूक्लियस में। फिर इसके बाद आपके अगर आपका एस फेज में क्या होता है डीएनए का नंबर दुगना हो जाता है, वेरा साइटो आपके क्रोमोसोम का नंबर आपका वैसा का वैसा ही रहता है। डीएनए का नंबर दुगना हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर वैसा का वैसा ही रहता है। अतः आपका 2C का 4C हो जाएगा, 2C का 4C, वेरा प्लॉइडी आपकी 2N की 2N ही रहेगी। हिस्टोन प्रोटीन करेंगे आपकी स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए। मैंने आपको बताया था कि पूरे सेल साइकिल में 3 जगह जहां पे आपके स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है, एस फेज, आपका G2 फेज और आपका ये कौन सा वाला फेज, एक सेकेंड, एस फेज, G2 फेज और आपका ये क्या नाम था, हाँ प्रो फेज, G2 फेज, एस फेज और आपका प्रो फेज, एस फेज, G2 फेज और प्रो फेज ऑफ द माइटोटिक सेल साइकिल। फिर उसमें क्या होता है आगे क्या होता है स्पिंडल फाइबर्स बनने के लिए G2 फेज, प्री माइटोटिक फेज यानी आपके एम फेज से पहले की फेज को आप G2 फेज कहते हैं। ये क्या होता है ट्यूबुलिन फाइबर्स आर मेड टू मेक द स्पिंडल फाइबर। आरएनए और अदर प्रोटीन्स बाय ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन भी बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसमें दुगने होते हैं। फिर इसके बाद G0 फेज जो होता है इनडायरेक्ट आपके क्वाइसेंट फेज या इनएक्टिव फेज रहती है। यहाँ पे सेल जो रहता है डू नॉट डिवाइड एंड एग्जिट्स द सेल एंड डू नॉट डिवाइड एंड एग्जिट्स द सेल साइकिल एंड एंटर द G0 एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर द G0 फेज। हियर द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, डू नॉट डिवाइड, डिफरेंशिएशन नहीं करता है, डिफरेंशिएशन के बाद रिवर्स सेल रहता है ये। हियर द सेल डज नॉट एग्जिट द सेल साइकिल बट remains suspended and silent। ये सेल साइकिल में है अभी भी, मतलब वो चक्कर में नहीं है कि इंटरफेस G1 S1 उसमें नहीं है, साइकिल का हिस्सा है पर एकदम सस्पेंडेड और साइलेंट रहना चाहिए तूने। मतलब ये कैसा है क्लास, मतलब समझ लीजिए आपकी क्लास है कि एक शरारती बच्चा है, आप मास्टर हो, मास्टर ने उस बच्चे को निकाल दिया, बच्चा स्कूल में है, सस्पेंडेड है, क्लास में से सस्पेंड किया गया, साइलेंट बैठा दिया गया क्लास के बाहर, यह वैसा ही है, ठीक है ना जी। अगर चाहता है मास्टर कि भैया ये बच्चा G0 से G1 यानी बाहर क्लास के बाहर से अब क्लास में आ जाए, भैया तू पढ़ ले कोई बात नहीं, तू आ जा अंदर, तो अगर चाहता है तो इसमें डी डिफरेंशिएशन होगा, यानी उसको अंदर से बाहर ला लिया जाएगा, यानी उसको G0 से G1 में ला लिया जाएगा। फिर इसके बाद लॉस ऑफ G0 फेज क्या होगा, अगर आपका G0 फेज हो गया तो आपका कंटिन्यूस सेल डिवीजन हो जाएगी कैंसर। समझ वही बात है, शरारती बच्चा अगर कंटिन्यूसली उसका डिवीजन, शरारत का डिवीजन करता ही गया तो उसकी शरारत पूरे क्लास में कैंसर की तरह फैल जाएगी,
है ना। तो मास्टर को क्या करना पड़ेगा, शरारती शरारती मतलब ऐसा नहीं कि हंसी मजाक करने वाले, ये कोचिंग क्लास सेंटर में कुछ ऐसे नॉनवेज जोक्स, एकदम ऐसे थर्ड क्लास बातें ऐसे करने वाले, अगर ऐसा बच्चा बोला मैं एकदम बैक बेंचर नहीं, मैं खुद बैक बेंचर ऊपर एकदम ऐसे जिसको बोलते ना कतई वाहियात, तो वो वैसा वाला एग्जाम्पल है, ऐसे एकदम जिसको देख के भी गुस्सा आ जाए, हाँ, तो एकदम तो वैसे वाले बच्चे को मास्टर क्या करेंगे, बाहर निकाल देगा। पर वो बाहर निकालने के बाद जब उसको लगता है कि चल अंदर ले लो, तो वो उसको वापस अंदर ले लेगा, तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। और अगर वो बाहर नहीं निकला तो वो पूरे लोगों में स्वभाव उसका वैसे ही बदलता जाएगा, लोगों में वैसा स्वभाव होता जाएगा, जिससे वजह से क्या होगा, वो उसकी वैसी उसके नॉनसेंस पूरे आप सब में ऐसी उसकी तरफ फैलती जाएगी, क्या बोलते हैं, उसकी नॉनसेंस जो है पूरे कैंसर की तरफ फैलती जाएगी। फिर उसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यू ये होगा जी नॉट फेज का एग्जाम्पल। उसी प्रकार अगर जी नॉट फेज रुक गया तो आपके सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होंगे, जिसमें आपकी बॉडी में कैंसर फैल सकता है। फिर उसके बाद आता है एम फेज। एम फेज के बारे में हमने क्या देखा था, माइटोसिस फेज मोर ड्रामेटिक फेज रहती है, मेजर न्यूक्लियर चेंजेस टेक्स प्लेस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल होमोटोपिक डिवीजन, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, प्रोग्रेसिव प्रोसेस। एम फेज के कैलोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इसके दो वो रहते हैं। प्रोफेज में अर्ली प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस फॉलोड बाय द जीवन। यहाँ पे हमने आपको लड़कियों का एग्जांपल दिया था कि लड़की सबसे पहले घर आएंगी तो अपने बालों को अनटैंगल करेंगी, चोटी को अनटैंगल करके खोलेंगी, जिसको वो कंडेंस करेंगी, जिससे उसके बाल आपके ऐसे क्रोमैटिन फाइबर बन जाएंगे। यानी आपके जो क्रोमैटिन है वो पहले कंडेंस अनटैंगल होकर क्रोमोसोम जो है अनटैंगल होंगे, क्रोमैटिन अनटैंगल बराबर बोला था मैं, क्रोमैटिन अनटैंगल होकर क्रोमोसोम बनेंगे, जिससे वो कंडेंस होके फिर क्या बनेंगे, वो कंडेंस होके बनेंगे आपके क्रोमोसोम, ठीक है ना जी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होती है, जिस पॉइंट पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होती है, लेट फेज का इनिशिएशन होता है। फिर उसके बाद आपका सेंट्रोमियर विल मूव टू द अपोजिट पोल। सेंट्रोमियर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेज लेट में सेंट्रोमियर ये अपोजिट पोल्स पे मूव हो गया है। फिर उसके बाद क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गॉगल बॉडीज एंड एरोटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर्मिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर। मैंने बताया था स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन प्रोफेज लेट में भी होता है, प्रोफेज के लेट प्रोफेज में होता है, प्रोफेज 1 के लेट प्रोफेज, अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जाना है तो लेट प्रोफेज में होता है, ठीक है ना जी। माइटोकॉन्ड्रिया वोंट ब्रेक, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज तीनों झुक जाएंगे, पर माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसा बोलेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वोंट ब्रेक, क्रोमोसोम्स लुक लाइक अ वुलन बॉल वेरी अनअरेंज्ड, यानी वुलन बॉल ऊन का गोला, जैसे आपने वो बिल्ली देखी है ना जो ऊन का गोला लेती है और अपने आप को उसमें गुंडाल लेती है, वैसे आपका ऊन का गोला जिससे आपकी मम्मी स्वेटर सिलती है। हमारे पास वैसे स्वेटर सिलती नहीं, हमारे बहुत गर्मी होती है, स्वेटर कौन पहनेगा यहाँ पे। मेटाफेज 1 की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। मेटाफेज 1 से एक बात याद रखिए, मेटाफेज में आता है एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मैगी। मैगी कितने देर में बनती है, 2 से 10 मिनट के बीच में, वैसे ही मेटाफेज कितने देर में होता है, 2 से 10 मिनट के अंदर। फिर उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। 3 फेजेस में स्पिंडल फाइबर की कॉम्प्लेशन कौन सी हुई थी, आपका एस फेज, G2 फेज और प्रोफेज के लेट प्रोफेज में आपकी स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हुई थी, और अतः आपके मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। स्पिंडल फाइबर अब आपके पोल से आपके काइनेटोकोर्स ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स को कनेक्ट हो जाता है और उसको एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज कर देता है। फिर उसके बाद कहता है ऑल द क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर नोन एज द काइनेटोकोर। बहुत ही फास्ट स्पीड में चलने वाले हम लोग पूरा 15 स्लाइड्स का हम लोग आपको रिवीजन करके देने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आप गानों पे पीछे ध्यान मत दीजिए, गरबे के गाने चल रहे पर आप इस पे ध्यान दीजिए प्लीज। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि centromere is known as the kinetochore, chromosome are brought to the equatorial plate to form the metaphyseal plate, chromosome are attached to the two poles। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड्स है उनको आपके स्पिंडल फाइबर्स को अटैच कर दिया जाता है एट द काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर से आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स को अटैच किया जाता है और उस सेंट्रोमियर के ऊपर के काइनेटोकोर को आपको स्पिंडल फाइबर अटैच कर दिया जाता है, पोल को जो उसको एक इक्वेटोरियल प्लेट पे ला दिया जाता है। अब आते हैं अगले फेज के ऊपर, एस्ट्रल। हाँ, इसमें से एक एस्ट्रल रेज भी निकलती है, ये भी पॉइंट याद रखा जा सकता है। एनाफेज 1 की बात करते हैं। एनाफेज 1 क्या होता है, सेंट्रोमियर टेल लीड एंड ट्रेलिंग होती है। सेंट्रोमियर की जो टेल्स है वो लीड और ट्रेल करती है। आपका जो ये होता है क्या बोलते हैं, इंटरजोनल फाइबर्स होते हैं। इंटरजोनल फाइबर्स की लेंथ इंक्रीज होती है तो क्रोमोसोमल फाइबर्स की लेंथ डिक्रीज होती है। इंटरजोनल की लेंथ इंक्रीज, क्रोमोसोमल की लेंथ डिक्रीज, क्योंकि लॉजिकल बात है, अगर आपको क्रोमोसोमल की लेंथ डिक्रीज होंगी तो ही आपके वो पोल्स के नजदीक आएंगे। जितना वो पोल्स के नजदीक आएंगे उतना ज्यादा क्रोमोसोमल फाइबर्स की लेंथ नजदीक होंगी, और जितना ज्यादा वो पोल्स के नजदीक आएंगे फिर वो सेल का और उस
उसमें डिवीजन उसमें और उसमें दरारें बढ़ती जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि भैया आपका जो वो रहता है वो डिवीजन करने से पहले अब आपका वो इनिशियली वो वी शेप यानी मेटासेंट्रिक में रहता है, फिर वो जे शेप यानी नहीं एल शेप में आता है, नहीं सब मेटासेंट्रिक, फिर उसके बाद एक्रोसेंट्रिक यानी आपके जे शेप में आता है वो सिस्टर क्रोमैटिड जो टूटे हुआ है, और फिर वो कंबाइन हो जाते हैं और एक आई शेप बना लेते हैं। मैंने आपको पूरा ग्राफिकली उसको पूरा एक्सप्लेन किया था। अब अपने को उतना टाइम नहीं, अपने को क्विक रिवीजन करने का है। फिर उसके बाद अपना अगला आता है कि भाई अपना एनाफेज में यही होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये 2n to 4n यहाँ पे याद रखिए, ये 2n to 4n यहाँ होता है। एनाफेज 1 में 2n to 4n हो जाता है। आपको एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है अगले स्लाइड पे, ये वाले स्लाइड पे, हाँ यहाँ ही है वो टीलोफेज, यहाँ पे ही बनाया हुआ है कि वो प्लॉइडी वैल्यूज के बारे में। आपका क्या होता है टीलोफेज में, क्या होता है कि टीलोफेज में वो अपोजिट आपके अपोजिट टू प्रोफेज, यहाँ पे सारे के सारे क्या होता है, यहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए थे, आपके क्रोमैटिन जो क्रोमोसोम में कंडेंस हुए थे वो वापस से क्रोमैटिन में बन जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, इनके रीअपियरेंस हो जाती है और आपके क्रोमोसोम्स की आइडेंटिटी लॉस हो जाती है इनटू क्रोमैटिन। यानी हमने आपको बताया था ना कि लड़की जो आई थी रात में घर में ऑफिस से, उसने अपनी चोटी खोल ली थी, बाल को कंडेंसर से धो लिया था और फिर वो सो गई थी, यानी उसके तो सो गई यानी मेटाफेज एनाफेज हो गई उसके साथ, वो सो गई। फिर जब वो सुबह उठी तो वो वापस से उसने बालों को अपने बांध लिया, कस लिया, उसने चोटी कस ली और फिर वो अपनी उसकी क्रोमोसोम यानी खुले बाल वाली जो क्रोमोसोमल आइडेंटिटी थी वो उसकी लॉस हो गई और वो क्रोमैटिन यानी चोटी वाली आइडेंटिटी में आ गई। फिर उसके बाद प्लॉइडी वैल्यूज की बात करते हैं। प्लॉइडी वैल्यूज की अगर हम बात करें तो इनिशियली प्लॉइडी वैल्यू 2C2N रहती है G1 में, एस फेज G1 में इनिशियली 2SE 2N ये प्लॉइडी वैल्यू रहती है। एस फेज आता है, एस फेज आके क्या करता है वो कर देता है 4C2N बराबर 4C2N। वो क्या करता है आपके डीएनए को डबल कर देता है, 4C2N कर देता है। फिर उसके बाद आने वाले आपके प्रोफेज 1 में आपका प्रोफेज में क्या करता है 4C2N। फिर उसके बाद मेटाफेज 4C2N, एनाफेज में 4C4N, टीलोफेज में 2C2N, मतलब वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है टीलोफेज में। यानी आपका वो कहाँ से शुरू होता है, G1 में 2C2N से शुरू होता है और वापस वो टेलोफेज पे 2C2N पे वापस टीलोफेज पे आके खत्म हो जाता है। साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। साइटोकाइनेसिस क्या कहता है, साइटोकाइनेसिस यानी आपका टूटना। एनिमल के अंदर साइटोकाइनेसिस बहुत ही इजी है एनिमल के अंदर का, क्या यार हम बहुत ही सादे लोग हैं एनिमल्स, यानी हम लोग प्लांट दिक्कतें ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स लोग हैं। साइटोकाइनेसिस एनिमल में क्या होता है, सेंट्रीपीटल यानी सेंटर के तरफ बाहर से अंदर, सेंटर से तरफ बाहर से अंदर, सेंट्रीपीटल सेपरेशन। वेयर आपका जो साइटोकाइनेसिस एनिमल है उसमें सबसे पहले क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स आपके जो क्रोमोसोम है वो अपनी स्पिंडल फाइबर आपके जो वेसिकुलर फाइबर की मदद से वेसिकल्स को डिपॉजिट कर देंगे, उससे कैल्शियम पेक्टेट डिपॉजिट होगा आपके सेल प्लेट के अंदर। सेल प्लेट से कैल्शियम पेक्टेट डिसॉल्व होगा, डिपॉजिट होकर सेल प्लेट फॉर्मेशन, जिससे बनेगी सेल वॉल से बनेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपके अदर ऑर्गेनल्स जैसे गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, इन सब के बंटवारे हो जाएंगे। फिर एक आपकी सेल वॉल बनेगी, सेल वॉल से फिर आपका सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन होगा, यानी आपके सेंटर से एक आपका डिवीजन ऐसी वो पड़ेंगी, आड़ी पड़ेंगी और फिर वो ऐसा डिवाइड हो जाएगा। हमने आपको ग्राफिकली पूरा बताया था। आपको आता है सिग्निफिकेंस ऑफ, आपका अगला आता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस यानी ग्रोथ ऑफ सेल, रिपेयरिंग ऑफ द ओल्ड सेल, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशो को मेंटेन करने का। यहाँ पे न्यूक्लियस 2 पर साइटोप्लाज्म 1 बहुत नाइंसाफी हो गई थी, इसलिए उसको मेंटेन करने का काम करेगा। माइटोसिस यूजुअली अकर इन डिप्लॉयड, पर जो हैप्लॉइड जिनमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस जो हैप्लॉइड्स में होता है उन कौन से है, सोशल इंसेक्ट यानी मेल एपिस यानी मेल बी, फिर उसके बाद आपका जाइगोट और आपका स्पोरोफाइट्स इन गैमेटोफाइट, स्पोर्स इन गैमेटोफाइट, इसमें माइटोसिस होता है। मायोसिस की बात करें तो इट इज Meiosis 1 की बात करें, it was discovered by farmers and moose, occurs in the reproductive cells of the gamete during the gametogenesis. It is also known as the spore formation, evolved for the sexual reproduction. Half of the chromosome number हो जाता है, occurs in diploid pair. Cells in which meiosis occur is myocytes. इसका ज़्यादा नहीं करेंगे, इसमें अपन ने अभी जस्ट किया था, जस्ट 10 मिनट तो हुए,
वो क्या है, उसको 2-3 घंटे हो गए करके, ये क्या अभी तो जस्ट किए थे इसको मायोसिस वन। प्रोफेज क्या आता है, प्रोफेज वन बताया लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेट, चलो ठीक है कर देते हैं यार, तुम भी क्या याद रखोगे। प्रोफेज वन में लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटिन डिप्लोटीन डायकाइनेसिस, मेटाफेज वन एनाफेज वन टीलोफेज वन। मेटाफेज टू में क्या आता है, मायोसिस टू में क्या आता है, प्रोफेज वन मेटाफेज वन एनाफेज वन टीलोफेज वन। इसमें क्या आता है, होमोलोगस क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर उसके बाद अलील क्या रहता है, अलील आर द वन विच आर अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ द जीन। अलील क्या रहते हैं, अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ द जीन आर नोन एज द अलील, दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट उनके अल्टरनेटिव फॉर्म रहते हैं जीन के। आपके मायोसिस में क्या होता है, एक 2C2 आपका 2C2 आपके जो 2 आपका जो 2C रहता है, आपका 2N जो रहता है वो 2N के फॉर्म में वो उसको NN में कर देता है, फिर आगे और वो NN में कर देता है। मायोसिस 1 जो रहता है आपका इक्वेशनल करते, आपका मायोसिस 1 जो रहता है रिडक्शनल होता है क्योंकि वो 2N का N कर देता है, वेराज आपका जो मायोसिस 2 रहता है वो इक्वेशनल यानी होमोटिपिक डिवीजन रहता है, वो क्योंकि वो N का N ही करता है डिवीजन। ठीक है ना जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड के तरफ, दैट इज द मायोसिस के बारे में। मायोसिस का ये वाला स्लाइड देख लेते हैं। मायोसिस 1 का क्या कहता है, मायोसिस 1 स्टार्ट्स आफ्टर द इंटरफेज। इसमें क्या करता है, यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमैटिड जुड़ जाते हैं, डीएनए की जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटरी मटेरियल के ट्रांसफर के लिए सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फेज रहता है। ये सबसे ज्यादा आपके मायोसिस में सबसे ज्यादा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड फेज रहता है, तो इसमें जेनेटिक मटेरियल की रिकॉम्बिनेशन होती है। अब इसका ये चार्ट हमने ये जो बनाया था, ये इसमें क्या होता है, प्रोफेज वन का सबसे पहले जो आता है लेप्टोटीन। प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन 5 सब फेजेज जो इसके, लेप्टोटीन डिप्लोटीन जाइगोटीन पैकेटीन और आपका नहीं लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ठीक है ना जी। तो लेप्टोटीन क्या कहता है, प्रोफेज 1 यानी क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू कंडेंस, यानी यहाँ के क्या होता है, प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम जो है स्टार्ट्स टू कंडेंसेस। फिर उसके बाद सिनेप्सिस या सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे बायोवेलेंट टेट्राइड्स की भी फॉर्मेशन होती है। फिर आपका पैकेटिन में क्या होता है, बायोवेलेंट टेट्राइड थोड़ी थोड़ी दिखना चालू होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के डीएनए का ट्रांसफर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की क्रॉसिंग किस फेज में होती है, वो होती है आपकी जाइगोटीन में। जाइगोटीन में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड की क्रॉसिंग होती है, यहाँ पे पॉइंट लिखा नहीं है, वो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा और आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की क्रॉसिंग होगी। फिर उसके बाद क्या होगा आपका, और क्या होगा इसमें, और आपके पैकेटिन में डीएनए एक्सचेंज होगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बाय क्रॉसिंग ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, जो क्रॉसिंग अपनी जाइगोटीन में हुई थी। डिप्लोटीन में क्या होगा, आपके अब कायस्मा बायोवेलेंट के फॉर्म में पूरी तरह से अच्छी से दिखने लग जाएंगे, पर सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका डायकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। अब आते हैं अगला आपके मेटाफेज में, इसके एक सेकंड, हाँ मेटाफेज 1 की बात करें, मेटाफेज 1 जो होते हैं बायपोलर फॉर्मेशन होते हैं। एनिमल में एम्फीएस्ट्रल, एनिमल में एम्फीएस्ट्रल, वेयर प्लांट में एनास्ट्रल रहते हैं। अब एम्फीएस्ट्रल और एनास्ट्रल क्या रहते हैं, ठीक है ना जी, एक सेकंड। एस्ट्रल यानी एम्फीएस्ट्रल यानी क्या होता है, एम्फीएस्ट्रल यानी अपन एनिमल्स के अंदर एम्फीएस्ट्रल यानी एस्ट्रल रेस का पोल्स पे एस्ट्रल रेज आना, यानी ये डायग्राम अपन देखो, ये वाला डायग्राम, ये वाला, ये आप ये देखिए, ये एस्ट्रल रेज आ रही है, तो ये क्या होता है, एम्फी एस्ट्रल रहता है। वेराज प्लांट्स में क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई एस्ट्रल रेज नहीं है, ये पार्ट में कोई एस्ट्रल रेज नहीं है, तो क्या होता है, या इसको एनास्ट्रल कहते हैं। ठीक है ना जी। फिर बायोवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट, स्पिंडल फॉर्मेशन फ्रॉम द अपोजिट पोल अटैच टू द काइनेटोकोर, ये हर मेटाफेज में होता है, मेटाफेज 1 मेटाफेज 2 और माइटोटिक मेटाफेज की आपके काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स को अटैच हो जाएंगे। पर खास बात यह है कि इस एनाफेज, अब अगला जो एनाफेज आता है, एनाफेज तो इसका एनाफेज आता है, एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोमल फाइबर इन कांटेक्ट ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द पोल। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ जो आपका जो सेंट्रोमियर रहता है, वो सेंट्रोमियर आपका जो सेंट्रोमियर रहता है, वो जो सेंट्रोमियर जो वो दो रहते हैं वो टूटते नहीं हैं। एक बात याद रखने वाली बात है, एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़ा होंगे, आपके टूट जाएंगे वो सेंट्रोमियर से, परंतु एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमैटिड्स टूटते नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। टीलोफेज 1 में रीअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब टीलोफेज 1 में क्या होगा, टीलोफेज 1 में रीअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम विल अंडरगो सम डिस्पर्शन और आपके 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होंगी। इस तरह से हमने आपका मेटाफेज मायोसिस 1 कंप्लीट कर दिया है। इंटरकाइनेसिस
वही पेट्रोल बनाने की प्रक्रिया, जिसमें आपका साइटोप्लाज्म पूरे प्रोसेस में कम हो जाता है, तो साइटोप्लाज्म को आपके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को इंक्रीज करने का काम करता है इंटरकाइनेसिस। दोनों कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, आपके मायोसिस के बीच का छोटा सा प्रोसेस है, शॉर्ट लिव प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता नहीं है। अब मायोसिस 2 करना है कि नहीं करना है, जान तो कर ही देते। इक्वेशनल डिवीजन, होमोटिपिक डिवीजन आर सीन आफ्टर द इंटरकाइनेसिस, 4 डॉटर सेल्स एट द एंड, 4 phase, prophase 2 starts immediately after the cytokinesis before the chromosome is fully elongated. It is similar to prophase 1. Towards the end of this phase, chromosome before पहले प्रोफेज 1 में क्या होता है, प्रोफेज 1 में कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम की कॉम्पैक्टिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके इसमें डिसअपियर हो जाती है और स्पिंडल अपैरेटस की फॉर्मेशन होती है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 की। एक तो नंबर 1 क्रोमोसोम जो होते हैं कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है और स्पिंडल अपैरेटस की फॉर्मेशन हो जाती है। Metaphase 2. Chromosome align at the equatorial plate. The spindle form a fiber from the opposite pole attached to the kinetochore of the sister. Chromatids of the chromosome chromatids of the chromosome. हर मेटाफेज में यही कहानी है। एनाफेज में, अब इस एनाफेज में क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से जुदा होकर अपोजिट पोल्स पे चल जाएंगे, वही सेम प्रोसीजर। और टीलोफेज 1 क्या होता है, रिअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम अंडरगोज डिवीजन, सेल ऑर्गेनेल्स रीअपियर, 2 डॉटर सेल्स हैप्लॉइड नेचर के फॉर्म हो जाते हैं, साइटोकाइनेसिस होके आपके 4 डॉटर सेल्स आ जाते हैं फ्रॉम ईच ऑफ द आपके डॉटर सेल जो पहले मायोसिस 1 से बने थे। अतः हम सेल साइकिल एंड डिवीजन इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। इसके नोट्स बनाइए, MCQ सॉल्व कीजिए, डाउट्स और क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपका रूटीन काम है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का आज के इस लेक्चर में जुड़ने हेतु।